आज के मॉडल क्वेश्चन की कड़ी में हम लोग जनसंख्या लाभांश को देखेंगे और अगले दिन जातीय सर्वे हुए हैं और उसके प्रभाव को हम लोग देखने का प्रयास। तो आज का मॉडल क्वेश्चन में जनसंख्या लाभांश तो अवधारणा है और जनसंख्या लाभांश क्वेश्चंस आते हैं वो जनसंख्या लाभांश की अवधारणा और जनसंख्या लाभांश के क्या पक्ष हैं, क्या महत्व हैं और महत्व के साथ साथ जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां क्या क्या हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक हुआ करंट के दृष्टि से, इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या क्या कदम उठा रही है या उठाई है, उस एंगल को जोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग, इसलिए मैंने यहाँ पर जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर दोनों लिखा है। छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है और इकोनॉमिक्स के बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो यह जानना है कि जनसंख्या लाभांश क्या होता है। किसी देश की आबादी की, पहले तो यही है, इसमें लिखना नहीं है, मैं पीपीटी भेज दूंगा जिससे कि कठिनाई नहीं होगी। किसी देश की आबादी की आयु संरचना या कामकाजी उम्र के लोगों की जो आबादी की बढ़ोतरी है जिससे आर्थिक समृद्धि में तेजी आती है उसे हम जनसंख्या लाभांश कहते हैं। और ये जो जनसंख्या लाभांश है वो 15 to 64 वर्ष है और ये जो 15 to 64 वर्ष है में हमारी लगभग 64% जनसंख्या है। तो भारत एक युवा देश के रूप में जाना जाता है, इसीलिए उसे ध्यान रखेंगे। हालांकि इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है कि इस क्रम में एक जनसंख्या निर्भरता की भी अवधारणा आती, जनसंख्या निर्भरता की भी अवधारणा आती है। और जनसंख्या निर्भरता क्या कहलाती है? तो जो 0 से 14 वर्ष के बच्चे रहे वो, और जो जो 64 वर्ष के बाद के जो व्यक्ति हैं वो जनसंख्या निर्भरता के रूप में ही जानी जाती है, जिसको ध्यान रखिए। ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ध्यान में करके रखिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब पॉइंट अब आपका इसमें क्या है कि हाल के संदर्भ में ये चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा जो तिमाही बुलेटिन जारी की गई थी उसमें यह बताया गया कि भारत जनसंख्या लाभांश के जो फायदे हैं उसको उठाने की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी दर काफी तेजी से बढ़ गया था, 9% प्लस चला गया था। इस कारण से यह शब्द चर्चा में रहे और ध्यान में करके रखिएगा। और फिर एक सर्वेक्षण में तो यह भी आया कि शहरी जो बेरोजगारी दर है वो काफी अधिक है, लगभग डबल डिजिट में 18% वगैरह के करीब में था और कुछ राज्यों में तो यह स्थिति काफी भयावह थी। इस कारण से इस करंट को जोड़ करके आप देखेंगे कि करंट में यह चर्चा में क्यों रहा। तो जो आर्थिक श्रम बल है उसके सर्वेक्षण के अनुसार, तो उस पॉइंट्स को भी आप इंट्रोडक्शन में डालिएगा। तब आता है कि जनसंख्या लाभांश की स्थिति में अधिक समृद्धि कैसे, अधिक समृद्धि कैसे। तो अधिक समृद्धि में पहला है श्रम आपूर्ति। जो हमारा कामकाजी उम्र की आबादी है, 15 से 64 वर्ष की आबादी वाली जो श्रम बल है वो जब अधिक मिलेगी तो विभिन्न क्षेत्रों में श्रम आसानी से उपलब्ध होगा। और श्रम जब आसानी से उपलब्ध होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उत्पादन के 4 साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यम है। तो उसमें श्रम भी एक महत्वपूर्ण साधन है। उससे हमारी समृद्धि क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि समृद्धि का मतलब ही होता है उत्पादन में वृद्धि। विकास का मतलब होता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जो तकनीक में परिवर्तन है उसको हम उस रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अधिक समृद्धि कैसे, तो विभिन्न प्रकार के फॉर्मों की समृद्धि होती है। विभिन्न, ये पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मों की समृद्धि है, जैसे श्रम बल जब अधिक होगा, विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म होंगे उसको सस्ता, एक तो फर्म की संख्या भी बढ़ेगी और सस्ता और कामकाजी श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था और मानव के जीवन स्तर में भी सुधार आता है। आज देखते हैं कि विभिन्न सेक्टर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर खुल गए हैं। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर खुल गए हैं और उसमें
15 साल, 16 साल, 18 साल के जो युवक है, 22 साल के जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो सक्षमता पूर्वक काम करती हैं तो एक तो इकोनॉमी भी ग्रोथ करता है और उसके बच्चे के जीवन में भी एक आमूलचूल बदलाव आता है अर्थ के कारण। तीसरा है बचत में वृद्धि। परिवार में आश्रित सदस्यों की संख्या घटने से, कामकाजी व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से बचत में वृद्धि होती है, स्वाभाविक है पहले, और इससे राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होती है। तो ये समृद्धि को कैसे बढ़ाता है जनसंख्या लाभांश, उसको उस जानकारी होनी चाहिए। एक समय था कि हिंदू ग्रोथ रेट था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती थी, एक व्यक्ति कमाने वाले और 8 खाने वाले होते थे। आज है कि 8 यदि परिवार में सदस्य हैं तो सब कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ बचत में वृद्धि करने की दिशा में लगे होते हैं और इसी बचत में वृद्धि होने से पूंजी का भी निर्माण होता है। और जबकि पूंजी की कमी से स्वाभाविक है कि विकासशील देश, कई विकासशील देश इससे प्रभावित होते हैं, उनके विकास प्रभावित होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जनसंख्या लाभांश की स्थिति का कैसे हम लाभ उठाएं, समृद्धि को कैसे बढ़ाएं। तो श्रम आपूर्ति में, फर्मों की संख्या में जो समृद्धि होती है, बचत में वृद्धि, जिससे राष्ट्रीय बचत का विकास होता है। इसके अलावा मानव पूंजी का भी विकास होता है और मानव, यहीं पर सरकार की भी भूमिका होती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको यदि आप स्टेब्लिश करते हैं तो इससे मानव पूंजी का, क्योंकि मानव पूंजी में आप जानते हैं कि 3 तत्व होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। और ये कौशल के लिए ही सरकार विभिन्न इंस्टीट्यूशन पे बल देती है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में करके रखना है कि मानव पूंजी का विकास भी होता है। अब आइए, इसके जनसंख्या लाभांश के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो कई तरह की चुनौतियां होती हैं। सबसे पहली चुनौतियां तो ये है कि इस 21 वर्ष से ये जो आयु वर्ग है उसका लाभ कैसे उठाएं। और इस क्रम में है लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धार्मिक बाधाएं भी है, ये भी एक चुनौतियां हैं। रोजगार के पर्याप्त अवसर का जो गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं वृद्धि होती है, संविदा आधारित ज्यादा होती है, शॉर्ट टर्म का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो रोजगार के पर्याप्त और अस्थायी अवसर का सृजन नहीं हो पाता है। जनसंख्या के मध्य आय और उसका जो अंतराल है वो बढ़ता है, ठीक है कि नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में कमी है, रोजगार योग्य कौशल का अभाव पाया जाता है। लोग इंजीनियर हो गए हैं लेकिन उनको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं पता। युवाओं का अनावश्यक सोशल मीडिया में जो झुकाव है उसके कारण भी हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है कि नहीं, या हो भी रहा है। आज देखिएगा कि भारत में 6 से 8 घंटे तक जो युवा हैं वो सोशल मीडिया पे लगे होते हैं। कई विकसित देश, चाइना वगैरह में तो टाइम एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा आप सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। ये सब एक चुनौतियां हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो सबसे पहला तो यही है कि लैंगिक भेदभाव की समाप्ति और जो उसके जो चुनौतियां हैं उसको हमें दूर करना है, ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं बिंदुओं को आप लिखना चाहेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा पर व्यय अधिक करने की जरूरत है। तकनीकी जो अनुसंधान केंद्र है, तकनीकी जो शिक्षा केंद्र हैं, उस पर भी अधिक से अधिक बल देना चाहिए। अब जो सरकार क्या क्या कर रही है उस पर आपको ध्यान रखना है कि सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार क्या क्या कर रही है। तो वो सारी शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करके हम रोजगार को के अवसर को पैदा कर रहे हैं। तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब के बिंदु पर सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जो अनेक रूपों में पढ़ाया जाता है, और उसको आप लोग यहाँ लिख देंगे। और इस तरह से हम चुनौतियों के क्रम में, जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नेंस में सुधार, कृषि पर निर्भरता में कमी, तो इन सब माध्यम से भी हम चुनौतियों का निराकरण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सारे बिंदु हैं, एक समझ रहनी चाहिए और इसका एक रोड मैप बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और उस फिर जब जैसे क्वेश्चन आए उसको आप एक्सप्लेन। तो कभी आपको जनसंख्या लाभांश से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आएंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। जो आंकड़ा वगैरह जो सुधार हो जाए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वर्तमान परीक्षा दे रहे हैं तो और अच्छा, नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद की जो परीक्षा सब है, परीक्षा तो आती ही रहती है, तो आप उन सब बिंदुओं को सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यही चंद बातें थी, चंद संदर्भ थे, जानकारी आपके समक्ष मॉडल क्वेश्चन के रूप में दी गई है। इसके पीपीटी को मैं भेज देता हूं।
और मैं आशा करूंगा कि उसके आप देख करके एक बार अपने स्तर से भी क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं भविष्य में, और इकोनॉमिक्स का जो नोट्स मैंने पढ़ा, इकोनॉमिक्स जो मैंने सेकेंड पेपर में पूर्व में पढ़ाया है उसको एक बार देख लेंगे और इस क्वेश्चंस को एक बार पुनः तैयार कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।